9 दिन का ये समागम है। मैं तो कहूँगा ये पुस्तकों का महाकुंभ है। इस पूरे इकोसिस्टम को आप जब देखेंगे तो ये एक अपने आप में केस स्टडी है कि इस प्रकार से जब हम बात करते हैं कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं और पुस्तक मेले का स्वरूप लगातार 30 से 40% बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में एक खुशी की बात है कि पुस्तक संस्कृति अभी इस देश में ज़िंदा है। आप आज कुंभ जाएँगे तो कुंभ में भी आपको फ्री रीडिंग लाउंज हमारे आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। आप वाराणसी जाएँगे तो वहाँ भी आप जब तक अपनी फ्लाइट वेट करेंगे, आप हमारे रीडिंग लाउंज का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखन करना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि एनबीटी आपको प्रकाशित करे, आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा काम करना है। अपनी मैन्युस्क्रिप्ट मेरी मेल आईडी है director@nbtindia.gov.in आप हमको भेज दीजिए, उसके बाद आप उसको हम पे छोड़ दीजिए। हमें लगेगा वो उचित है, प्रकाशन के लायक है, उसके पूरे प्रकाशन की ज़िम्मेदारी लाइफ़ टाइम हमारी होगी। तो जो लोग उस कोर्स को करना चाहते हैं, कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप भी चाहते हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं। हम हर साल 2 से 3 कोर्सेज़ चलाते हैं, ऑनलाइन है ताकि आप अपने काम के साथ-साथ भी अपनी प्रकाशन की पढ़ाई करते रहें। जो यहाँ अपने लेखक अपना पूरा सिस्टम लेके आएँगे और यहाँ पर वो परफ़ॉर्म करेंगे। एनबीटी उनको यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। जिनकी किताब के पास आईएसबीएन नंबर हैं, वो सब हमारे गेस्ट हैं। उन सब के लिए फ्री मल्टीपल 9 डेज़ एंट्री पास हम आपको देंगे। आप वहाँ आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, एक स्पेशल ऑथर लाउंज पहली बार क्रिएट किया गया है ताकि आप वहाँ आएँ, बैठें, चर्चा करें, चाय-कॉफ़ी का आनंद लें। गरम चाय के साथ संवाद भी गरम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे इकोसिस्टम को हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ऑथर शुड फील दैट दे आर द स्पेशल इन्वाइटी ऑफ दिस फेस्टिवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं, युवराज मलिक जी। युवराज जी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के निदेशक हैं और उसके नाते इस समय विश्व पुस्तक मेला जो आपके सामने हो रहा है, ठीक हमारे हम विश्व पुस्तक मेले के लिए ही बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मेला है, दिल्ली में जो हो रहा है प्रगति मैदान में। और उस मेले को और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को युवराज मलिक जी के नेतृत्व में एक अलग मुकाम हर वर्ष हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। कोविड के बाद जिस तरह की चुनौतियां थी, मलिक जी ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को उन शहरों में भी ले गए और कई ऐसे शहरों का नाम जब मैं पढ़ता हूँ समाचार तो पता चलता है कि ओडिशा से लेके पूर्वोत्तर से लेके और उन शहरों तक ये मेला पहुँच रहा है, पुस्तक मेले के रूप में पहुँच रहा है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। आज हम बात करेंगे कि विश्व पुस्तक मेला की क्या विशेषता है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तक संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है और वो कौन सी दृष्टि थी युवराज मलिक जी की जो मेले को मुख्य शहरों से हटाकर ऐसे शहरों और ऐसे जिलों में भी ले जा रहे हैं जिनका नाम भी मुझे लगता है कि हिंदी क्षेत्र के लोग बहुत बाद में सुनते हैं या जो पढ़ा लिखा है वही सुन रहा है। तो सर, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई। और चूंकि पुस्तकों का हम लोग साहित्य तक में हैं, हमारे दर्शक जानते हैं हर दिन मैं किताबों पर बात करता हूं और हमारे लिए ये बड़ी बात है कि पुस्तकों के जिस अभियान को हम एक सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी अगुवाई हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि विश्व पुस्तक मेला देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़े पुस्तक मेले में से एक है। इसमें जो सहभागिता है उसका स्तर शायद ही दुनिया का कोई देश मुकाबला कर पाए। 1972 से ये यात्रा शुरू हुई नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की, जो दिल्ली में थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम दिल्ली से बाहर ले जाकर देश के उन कोनों में, उन शहरों में, उन हिस्सों में लेके जाएं जहां अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं या किताबें उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंची है। इसी मिशन को लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हर हाथ में एक किताब हो और वो किताब क्वालिटी में अच्छी हो, क्वालिटी कंटेंट हो, अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, जो है नेशनल बुक ट्रस्ट का मेन मैंडेट भी है, और एक्सेसिबल हो, देश के हर हिस्से में मौजूद हो। तो चाहे वो बुक ऑन व्हील यानी पुस्तक परिक्रमा के जरिए हो,
या जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, आज हम कह सकते हैं कि गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक हर शहर में हमने पुस्तक प्रदर्शनी और पुस्तक मेले का आयोजन किया है। हर साल हमारा टारगेट होता है कि लगभग 100 से 150 छोटे-बड़े शहरों में हम उस पुस्तक प्रदर्शनी को लेके जाएँ, और जहाँ पुस्तक मेले नहीं लग सकते, वहाँ हम बुक ऑन व्हील यानी कि पहियों पर एक गाड़ी के अंदर पुस्तक मेला लेकर जाएँ, लेकिन हम किताब जन-जन तक पहुँचाएँ। बात है पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की, तो अगर आप देखेंगे कि अब नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का एक विस्तार अगर आप देखें, तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा पुस्तक प्रेमी आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। 9 दिन का ये समागम है। मैं तो कहूँगा ये पुस्तकों का महाकुंभ है। तो इन 9 दिनों में 2000 से ज़्यादा प्रकाशक, 2000 से भी ज़्यादा बुक स्टॉल्स, 1000 से भी ज़्यादा लेखक और साहित्यकार, 600 से ज़्यादा साहित्यिक कार्यक्रम, 200 से ज़्यादा सांस्कृतिक एवं बाकी गतिविधियाँ, 50 से ज़्यादा देश के लोगों का सहभागिता, 2000 से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड मीटिंग, ताकि हमारा साहित्य विदेशी भाषाओं में जाए और विदेशी भाषा का साहित्य हमारी भाषाओं में आए। इस पूरे इकोसिस्टम को आप जब देखेंगे तो ये एक अपने आप में केस स्टडी है कि इस प्रकार से जब हम बात करते हैं कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं और पुस्तक मेले का स्वरूप लगातार 30 से 40% बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में एक खुशी की बात है कि पुस्तक संस्कृति अभी इस देश में जिंदा है। मलिक साहब, मैं 2-3 बातें करूँगा, चूँकि मैं जानता हूँ कि आप अ, का जो बैकग्राउंड रहा है, फ़ौज का रहा है। आप जब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में आए, एक अलग तरह की दुनिया में आए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप जो काम कर रहे हैं पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें जो अनुशासन का प्रयोग होता है, उसमें फ़ौज की आपकी जो अपब्रिंगिंग है या जो फ़ौज के आपके जीवन के अनुभव हैं, वो भी काम दे रहे हैं। पुस्तकें समय से निकल रही हैं, मेले समय से हो रहे हैं, कार्यक्रम जिस स्तर पर वहाँ आयोजन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वो भी एक आश्चर्य की बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो आपकी यात्रा है, किस तरह से आपने फ़ौज के अपने अनुभवों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, मतलब 2 अलग दुनिया, वहाँ अनुशासन है, लेकिन अनुशासन के साथ-साथ आपकी एक फ़िक्स जीवनचर्या है, युद्ध काल नहीं है तो। यहाँ आपको हर दिन आपको किताबें हैं, शब्द है, शब्दों की बमबारी हो रही है लगातार, अनुरोध हैं, बहुत सारे लेखक हैं, लेखक के साथ-साथ आप मेले जब करते हैं तो प्रकाशकों के साथ जूझना है, उसमें स्थानीय प्रशासन है। फिर मैं देखता हूँ कि आपने जितने भी मेले अभी तक कराए हैं, अगर मैं अ, राज्यों में भी जहाँ आप गए हैं, शहरों में भी गए हैं, संबलपुर में अभी एक मेला हुआ था, लखनऊ में। जिन भी जगहों पर जाते हैं वहाँ आप कोशिश करते हैं कि कम से कम सरकार के स्तर पर भी एक प्रतिनिधित्व हो, कोई मंत्री, स्थानीय लोग जुटें, सांसद जुटें, ताकि एक माहौल बने मेले के पक्ष में। जन जागरूकता हो, पढ़ने वाले तो आएँ ही आएँ, लेकिन प्रशासन भी जुड़ जाए और सरकार भी जुड़ जाए, ताकि जो असली लक्ष्य है कि किताबें हर व्यक्ति तक पहुँच पाएँ। अंततः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को पैसा सरकार के माध्यम से मिलता है। तो इसकी तटस्थता को बचाते हुए ये जो चुनौतियाँ हैं, ये समन्वय की जो चुनौतियाँ हैं, लगातार आप इनसे कैसे जूझते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो उसमें गुरुकुल की बात होती है, और गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। मैं ये कहूँ कि हमें शास्त्र नहीं पढ़ाए गए तो ये बेईमानी होगी। हमें बचपन से शास्त्र भी पढ़ाए गए और शस्त्र का तो मेरा करियर रहा है। लेकिन उन दोनों के बीच शास्त्र आपको बताता है कि शस्त्र कब इस्तेमाल करना है, और शस्त्र आपको वो ताकत देता है कि आप अपने शास्त्रों के ज्ञान की रक्षा कर सके। तो ये कोई विरोध वाली बात नहीं है, ये एक बहुत आदर्श स्थिति है कि मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों दुनिया में काम करने का मुझे एक अवसर मिला। एक जीवन में इतने अवसर नहीं मिलते हैं। बात आती है कि किस प्रकार से सबको साथ लेना। आपकी जो मिलिट्री बैकग्राउंड है, मेरी जो लाइफ है, जो एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा उसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत डिसिप्लिन, बहुत शेप किया है। मेरी प्रायोरिटीज़ को बहुत क्लियर किया है। मुझे प्राथमिकताएँ बहुत क्लियर हैं। उसमें मुझे कैसे चुनौतियों के बीच से निकलना है, वो सब अनुभव कहीं न कहीं आपको लाभ देते हैं, और चुनौतियों के बीच से ही अवसर पैदा होते हैं, और ये अवसर मेरे लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। अ, किस प्रकार से सबको साथ लेकर चलना है, हमारा प्रयास है कि हम जहाँ भी जाएँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो धारक होते हैं वो वहीं के लोग होते हैं। अगर आप उनको साथ नहीं लेंगे तो आप ज़मीन तक नहीं पहुँच पाएँगे।
तो वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, गाँव में, शहर में या संसदीय क्षेत्र में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमारा प्रयास रहता है कि सभी स्टेक होल्डर, जैसे कि पुणे का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। पुणे में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग बुक फेयर में आए और केवल ये दूसरा एडिशन था। पहली बार 5 लाख आए, दूसरी बार 10 लाख आए। मराठी साहित्य जो इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, वो पूरी इंडस्ट्री कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी। आज उन सब के पास कोई भी पुराना स्टॉक नहीं है, वो सारा साहित्य लोगों के बीच पहुँच गया, पूरी इंडस्ट्री को एक नया जीवनदान और एक नई ऊर्जा मिली है। ये तभी संभव हो पाया जब आप लोकल भाषा को, लोकल लोगों को, और एनबीटी का मैंडेट यही है, हम 1, 2, 10 नहीं, 20 नहीं, संविधान के 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो भी नहीं, हम लगभग 75 से ज़्यादा भाषाओं, बोलियों में प्रकाशन करते हैं। अगर प्रकाशन नहीं होगा तो लेखक भी नहीं होंगे, साहित्य भी नहीं होगा, तो हमारी भाषाएँ मर जाएँगी। भाषाएँ मरेंगी तो संस्कृति भी मर जाएगी। तो भाषाओं को ज़िंदा रखना है, लेखन को रखना है, साहित्य को, यही तो एक प्रमाण है जो हमें हमारे भूतकाल से वर्तमान में भविष्य को जोड़ता है। पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बीच में अगर कोई कड़ी बचती है तो वो किताबें हैं। मैं ये जानना चाहूँगा मलिक साहब कि जब आप आए थे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत का दायित्व, एक तरह से मैं कहूँगा कि प्रशासनिक दायित्व संभालने जब आप आए थे, आपके सामने समय की सबसे बड़ी चुनौतियों, कोविड काल और उसके बाद किस तरह से आज वर्तमान स्थिति में जब आप कह रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि ये इस वर्ष का जो विश्व पुस्तक मेला है वो सबसे बड़े मेलों, हर साल आप उस समीकरण को तोड़ रहे हैं। जी, दूसरा ये है कि आप क्षेत्रीय स्तर पर जब ले गए, जैसे पुणे में ले गए या आपने उड़िया संबलपुर में जानता हूँ, जी। गोमती लिटरेचर फेस्टिवल गोरखपुर लखनऊ में भी में, किया, गोरखपुर में ले गए, शिलांग में। शिलांग में ले गए, तो ये जब जगह जगह ले जा रहे हैं आपको, दिल्ली के मेले में, मतलब विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में आप करा रहे हैं, और जो क्षेत्रीय स्तर पर आपने मराठी की बात तो बता दी कि हमने पुणे में दूसरा एडिशन था और आज किताबें, पुराना एडिशन संस्करण मराठी साहित्य का नहीं, प्रकाशकों का बचा नहीं है। मतलब ये इससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं कि मैं इस बात के लिए आपको बहुत फिर से धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा। यह बहुत बड़ी बात है। प्रकाशकों की दुनिया, हम लगातार प्रकाशकों से बात करते रहते हैं, मुझे पता है कि वो किस तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक मेला उनकी उस पूरी जो जहाँ वो स्थिर हो चुके थे या जहाँ वो घाटे में जा रहे थे, उनको जीवन दान दे दिया। आप इन सारी परिस्थितियों को किस रूप में देखते हैं? दिल्ली के मेले से जब क्षेत्रीय स्तर का जो मेला करते हैं, उसमें क्या अंतर पाते हैं? लोगों के उत्साह, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग केवल घूमने जाते हैं, खरीदारी होती होगी, चूँकि इतने व्यापक स्तर पर है तो 20 लाख लोगों के बीच ये आकलन कर पाना थोड़ा-सा कठिन है कि वास्तविक रिज़ल्ट क्या है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थितियाँ पा रहे हैं, और कोविड काल के बाद की जो चुनौतियाँ थी, उन बीच आपने कैसे रिवाइव किया अपने को? जी, जैसे मराठी का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे ही आप गुजराती का देखिए, अहमदाबाद में हमने फेस्टिवल किया, वहाँ भी हमें यही रिस्पॉन्स मिला। हमने शिलांग में किया, वहाँ भी ये रिस्पॉन्स मिला। और केवल यही नहीं, श्रीनगर जैसी जगह जहाँ 10 लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा करना ही अपने आप में एक चुनौती होती है, वहाँ लगभग 1 लाख युवा छात्र-छात्राएँ वहाँ चिनार पुस्तक महोत्सव में आए। आप देख लीजिए लद्दाख, वहाँ पर भी हमें यही रिस्पॉन्स देखने को मिला। हम 2 बार स्टॉक आउट हुए, तो हमें स्टॉक्स को रिप्लेनिश करना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हर इंडस्ट्री का अपना एक इकोसिस्टम है। जैसे मराठी है, गुजराती इंडस्ट्री है, उड़िया। सबसे पहले तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो पुस्तक मेले हैं या विश्व पुस्तक मेला है, ये एनबीटी का नहीं है। एनबीटी इसकी आयोजक है। उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। सरकारी संस्थान होने के नाते हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। हमारा एक मैंडेट है। तो हम अपने मैंडेट को पूरा कर रहे हैं, बट ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। ये प्रॉपर्टी पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री की है। ये प्रोडक्ट पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का है, ये प्लेटफ़ॉर्म पूरी इंडस्ट्री का है। अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे, तब आप इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएँगे। जैसे इस बार आपको लगभग हर भाषा की किताबें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में मिलेंगी, जो पहले आपको नहीं मिलती थी। तो दिल्ली में देश के बाकी हिस्सों से आए हुए लोग भी आकर इस यहाँ पर अपनी भाषा की, मातृभाषा की किताबें ले सकते हैं। बात करते हैं कोविड की। कोविड एक बहुत चुनौती का समय था। मैं ये नहीं कहूँगा कि रीडिंग कल्चर ख़त्म हुआ। मैं कहूँगा कि रीडिंग कल्चर डाइवर्सिफ़ाई हुआ है। आज बच्चे ऑडियो बुक्स भी पढ़ते हैं, ई-बुक्स, किंडल, अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स में चले गए हैं, और कुछ
साइन लैंग्वेज वाली बुक्स भी आ गई हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चे। तो इस नीड्स को समझने की ज़रूरत है कि आपको कब किस प्रकार की रीडिंग हैबिट पैटर्न्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है। पहले ई बुक्स का मार्केट बहुत छोटा था, आज लगभग 10% के आसपास होगा, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो मार्केट है वो 80% आज भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का ही रहेगा। और हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिशिंग इंडस्ट्री है। इकोसिस्टम हमारा इतना बड़ा है, एजुकेशन फ्रेमवर्क 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, 50,000 से ज़्यादा कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स हैं, 1000 के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। तो हर आदमी किताब तो पढ़ता ही है, हर युवा भी किताब पढ़ता है, हर परिवार में किताब पढ़ी जाती है। किताबों से आप समाज को अलग नहीं कर सकते। तो किताबों की इस दुनिया को हमने नीड को समझते हुए कोविड काल में भी हमने कंटेंट पे बहुत काम किया, क्योंकि जब कंटेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम कंटेंट रेडी थे। इसीलिए एनबीटी का एक्सपेंशन कोविड के बाद बहुत तेज़ी से हुआ। और कोविड काल में भी हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, ऑनलाइन मेथड से कोविड सीरीज़ से ही किताबें निकालनी 3 मंथ्स के अंदर हमने शुरू की थी, जो कोविड श्रृंखला आई थी। उसके बाद अनसंग हीरोज़ पे हमने काम किया, हिस्टोरिक नैरेटिव्स पे काफ़ी हमने बुक्स निकाली। तो कुल मिलाकर एक्सपेंशन का आपदा में जो है ना अवसर वाली बात है। तो हमारे लिए कोविड ने हमें एक मौका दिया सिस्टम को समझने का, उसके अंदर खामियां जो थी उनको दूर करने का, कुछ बेहतर प्रयास करने का। और हमें हर प्रकाशन वर्ग, हर स्टेट से बहुत सहयोग मिला है। आज हमारी इतनी कोलैबोरेशंस हैं कि हमारे पास एक भी दिन खाली नहीं है कि हम पुस्तक मेला देश के किसी न किसी कोने में ना कर रहे हो। आप आज कुंभ जाएंगे तो कुंभ में भी आपको फ्री रीडिंग लाउंज हमारे आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। आप वाराणसी जाएंगे तो वहाँ भी आप जब तक अपनी फ़्लाइट वेट करेंगे, आप हमारे रीडिंग लाउंज का लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर किताबों को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है, क्योंकि किताबें हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक चरित्र का निर्माण होगा। उस चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। अच्छे नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, एक वेल रेड सोसाइटी होगी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी, भारतीय ज्ञान परंपरा को नई ऊर्जा मिलेगी। और तभी जो विकसित भारत है, शिक्षित भारत है, सशक्त भारत है, जिसका ड्रीम हर भारतीय देखता है, उसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे। मलिक साहब, मैं आपकी बातचीत से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, आपने कहा कि दो तो श्रृंखला हमारी बातचीत में, एक बतौर आयोजक आप अलग भूमिका है, आप सारे प्रकाशकों को एक मंच मुहैया कराते हैं, चूँकि सरकार की संस्था है, सरकार अधिकृत संस्था है और उस स्वप्न से बनी है, उस दृष्टिकोण से बनी है। लेकिन मैं जैसे जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं आप, मैं जानता हूँ, निजी तौर पर जानता हूँ कि पहले रीडिंग लाउंज नहीं हुआ करते थे। आपके आने के बाद ये शुरुआत हुई है। आपने कहा है कि कोई भी बड़ा आयोजन होगा वहाँ पे हमारी उपलब्धता आप देखेंगे, चाहे वह महाकुंभ हो या ये जो दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपनी भूमिका देश की पठन पाठन संस्कृति में भी बढ़ाए, इसमें किस किस वर्टिकल पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास काम कर रहा है? मतलब जैसे अभी हम समझते हैं कि किताबें, सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, चूँकि हम लोग दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं। तो दर्शक ये समझता है कि किताब छापने की एक संस्थान है राष्ट्रीय पुस्तक ना, उससे थोड़ा ज़्यादा अगर कोई जानता होगा तो वो सोचता होगा हाँ, हम मेला भी लगवाता है। ये 2 चीज़ जानते हैं। हमारे लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो सामान्य लड़का है, जो आज का युवा है, युवा लेखक है या युवा पाठक है, वह किस तरह से एनबीटी के जितने भी मंच हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसकी जानकारी पा सके या उससे लाभ उठा सके। मैं चाहूँगा कि उस वर्टिकल्स पे जितने भी काम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर रहा है, और आपकी अगुवाई में ढेर सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ कि ये पॉइंट है, यहाँ पे तुम आओगे, कोई भी लेखक है या युवा है, छात्र है, उसको जो जानना है तो हमारे पास यहाँ पे उसके लिए विकल्प है। जी। सबसे पहले तो मैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, लेखक की दुनिया की जो अंधेरा है उसके बारे में जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखन करना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि एनबीटी आपको प्रकाशित करे, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, मेरी मेल आईडी है director@nbtindia.gov.in। मैं रिपीट करूँगा, director@
nbtindia.gov.in। आप इस ईमेल आईडी पर अपना परिचय और अपनी बायो मैन्युस्क्रिप्ट जो पांडुलिपि है आप हमको भेज दीजिए। उसके बाद आप उसको हम पे छोड़ दीजिए। हमें लगेगा वो उचित है, प्रकाशन के लायक है, उसके पूरे प्रकाशन की जिम्मेदारी लाइफ टाइम हमारी होगी और उसके बदले में हम आपको एक बहुत खूबसूरत रॉयल्टी भी देते रहेंगे। तो प्रकाशन की दुनिया के लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक ही अवसर है जो बिल्कुल ओपन है। एनीबडी कैन मेल मी। दूसरा विषय है कि प्रकाशन की दुनिया में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारा व्यवहार है जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो प्रकाशन के एक्सपर्ट्स को या प्रोफेशनल्स को तैयार करता हो। हर प्रकाशन जगत के लोग कहीं ना कहीं एनबीटी द्वारा चलाए गए पब्लिशिंग कोर्स का लाभ लेकर ही वहाँ पहुँचे हैं। तो जो लोग उस कोर्स को करना चाहते हैं, कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप भी चाहते हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं। हम हर साल 2 से 3 कोर्सेज चलाते हैं, ऑनलाइन है, ताकि आप अपने काम के साथ साथ भी अपनी प्रकाशन की पढ़ाई करते रहें। उनमें जो सक्षम लोग होंगे हम उनको रोज़गार देने का भी एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उनको भी हम एब्जॉर्ब करते हैं। जो लोग साहित्य के प्रेमी हैं, बहुत से लिटरेचर फेस्टिवल इस देश में अब खड़े हो गए हैं, बट उनकी चुनौतियां हैं। जैसे साधन उनके पास नहीं है, लेखक को लाना, उनका संवाद कराना, वो प्लेटफॉर्म तैयार करना। आप खुद इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आप समझते हैं कितना चुनौतीपूर्ण जी है। जी। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, यानी त्योहारों का त्योहार। तो जितने भी फेस्टिवल देश में हैं, अभी हमारे पास नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 10 से ज़्यादा फेस्टिवल ऐसे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल, जो यहाँ अपने लेखक अपना पूरा सिस्टम लेके आएंगे और यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे। एनबीटी उनको यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। केवल यही नहीं, हर लिटरेचर फेस्टिवल को 5-5 स्पीकर का जो पूरा पैकेज है वो भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने दिया है, ताकि देश की अंदर जगह जगह पर इस तरह के मजबूत प्लेटफॉर्म खड़े हों। और ये जो लिटरेचर फेस्टिवल की दुनिया है, क्योंकि जब आप पूरे बुक वर्ल्ड को आप देखते हैं तो उसके अलग अलग पिलर्स हैं। एक पिलर है आपका ऑथर्स का जो लेखन करते हैं, एक पिलर है आपका जो प्रकाशन का जो प्रकाशक करते हैं, एक उनके बीच की दुनिया है जो उनको जोड़ती है, एडिटिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, और तीसरी दुनिया है पब्लिशर्स, बुक सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, और चौथी दुनिया है पाठक वर्ग। इन चारों लोगों की दुनिया के बीच में कहीं ना कहीं एनबीटी एक नोडल एजेंसी के तौर पर खड़ा हुआ है और अपनी अपनी जिम्मेदारी को इन चारों वर्टिकल में। तो मैंने आपको बताया, लेखक के लिए हमने योजना बता दिया, आप हमें भेज सकते हैं। प्रकाशन के लिए प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताया। फिर बात आती है तो लोगों तक पहुंचने की। तो हमारे जितने भी बुक फेयर हैं उसमें कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल जो आके परफॉर्म करना चाहता है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। आप हमें समय से अपनी एंट्रीज भेजिए, अपने लेखकों का नाम भेजिए, हम उनको निमंत्रण देंगे। इस बार फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल में देखिए आप, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल ने हमारे साथ हिस्सा लिया। हमारे साथ पेंगुइन डायलॉग एक अभी डेवलप हुआ है। भारत लिटरेचर फेस्टिवल का कार्यक्रम आप देखिए, कितने सुंदर स्पीकर्स वो लेके आए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो बुक शेल्फ के नाम से द ग्रेट बुक टूर, ऐसे अनेकों प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का लाभ उठाया है। और आने वाले समय में अगर आप हमारे चिनार बुक फेस्टिवल श्रीनगर, लखनऊ में गोमती बुक फेस्टिवल, गोरखपुर पुस्तक महोत्सव, वाराणसी, उसके बाद नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, लद्दाख और शिलोंग, उड़ीसा, जिस हिस्से में भी हमारा फेस्टिवल हो रहा है, अगर आप उस क्षेत्र के फेस्टिवल से जुड़े हुए लोग हैं तो आके आप हमारे प्लेटफॉर्म को, लेखक हैं तो वो भी, उन सब के लिए सभी रीजनल लेवल पर हम निशुल्क प्लेटफॉर्म देंगे। अगर आप वहाँ आकर अपनी पुस्तक रिलीज करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ये सब हम देंगे। अब इसके बाद आती है सस्टेनेंस की। जो लेखक हमसे लिख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उनसे भी कभी संवाद करें, तो हम बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत अच्छा रॉयल्टी, बिकॉज हम चाहते हैं कि लेखक का सम्मान होना चाहिए। उसी सम्मान के तहत इस बार एक नई चीज़ आपको विश्व पुस्तक मेले में देखने को मिलेगी। कल हमारा स्कैन कोड उस पर अपलोड हो जाएगा। जितने भी ऑथर हैं जिनकी किताब प्रकाशित हैं और जिनकी किताब के पास ISBN नंबर हैं, वो सब हमारे गेस्ट हैं। उन सब के लिए फ्री मल्टीपल 9 डेज एंट्री पास हम आपको देंगे। आप वहाँ आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, एक स्पेशल ऑथर लाउंज पहली बार क्रिएट किया गया है ताकि आप वहाँ आएँ, बैठें, चर्चा करें, चाय कॉफ़ी का आनंद लें। गर्म चाय के साथ संवाद भी गर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे इकोसिस्टम को हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ऑथर शुड फील दैट दे आर द स्पेशल इनवाइटी ऑफ दिस फेस्टिवल, क्योंकि इस मेले का जो सोर्स है वो वही है। लेखक ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये नई शुरुआत है और ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रखा गया है।
क्या बात है। मलिक साहब, एक सवाल मेरा है कि अनुवाद के क्षेत्र में, चूँकि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समस्त भारतीय भाषाओं को, आपने अभी खुद से बताया कि हम 75 भाषाओं में लगभग काम कर रहे हैं और केवल भारत की अधिसूचित अनुसूची में जो भाषाएँ दर्ज हैं उन्हीं की बात, 22 की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अनुवाद के क्षेत्र में जो काम हो रहा है और अनुवाद की तरफ जो हो रहा है, प्रकाशन की गतिविधियाँ आपके आने के बाद किस तरह से बढ़ी? मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। ये थोड़ा-सा हमारे दर्शक हमें क्षमा करेंगे, चूँकि ये जो बात मैं कह रहा हूँ मलिक साहब से, ये बात आपको बहुत मुश्किल से जानने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रकाशन जगत की वो बातें हैं जो जिस पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का पूरा परिदृश्य जब से ये शुरू हुआ है, भारतीय भाषाओं के बीच वो सामंजस्य बना रहे। अ, इस महान स्वप्न के साथ किताबें हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। मैंने जो अपने जीवन की जो एक अद्भुत किताब जिसको मैं कहता हूँ पहला अध्यापक, वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपी थी, जो मैं पढ़ा था। और मैं जिस समय पढ़ रहा था उस किताब को, मैंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं देश के हर स्कूल में इसको अनिवार्य कर दूँ, इस पुस्तक को। वो है इतनी सस्ती और इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है शिक्षा के महत्व पर। मैं जानना चाहूँगा कि ये अनुवाद के क्षेत्र में जो काम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर रहा है, और अनुवादकों के लिए मुझे इस मंच से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जानता हूँ हमारे परिचय के दायरे में तमाम अनुवादक लोग हैं, और वो कहते हैं कि साहित्य अकादमी की तुलना में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो पारितोषिक कहें या श्रम कहें या सम्मान राशि जो है वह बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो इसकी क्या वजह है कि सरकार के दो संस्थान हैं, वो अलग अलग मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, अनुवादकों का अलग अलग मान कर रहे हैं और उनको सम्मान में दिक्कत कर रहे हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि जब आप लेखन में आए तो वो आपका पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। तो पैशन के तौर पर आप आनंद लेते हैं और प्रोफेशन के तौर पर आप चाहते हैं कि अच्छा पारितोषिक आपको मिले। हर मंत्रालय का, हम शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थान हैं, वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर है। तो कल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन, गवर्नमेंट तो एक ही है, लेकिन हर संस्थान का एक मैंडेट होता है। हमारा मैंडेट है पब्लिशिंग इंडस्ट्री की नोडल एजेंसी के तौर पर, वो लिटरेचर की नोडल एजेंसी के। दोनों के बीच में बहुत बारीक सा फ़र्क है। इन पॉलिसीज़ को समय समय पर रिवाइज किया जाता है। जैसे हम हर 3 साल से 5 साल के बाद इस चीज़ को, क्योंकि इन्फ्लेशन है, डिमांड सप्लाई का भी एक इकोसिस्टम है, प्लस जब मार्केट में आप जब जा रहे हैं, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस लाभ को भी कहीं न कहीं हमें उसके जो ओरिजिनल सोर्स हैं, राइटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, उन सब तक हम पहुँचाएँ। तो हमने समय-समय पर अपनी पॉलिसीज़ को हमेशा अपडेट किया है, ताकि हमारे विस्तार का लाभ हमारे धारकों को मिल सके। जहाँ तक बात आती है भाषाओं में, देखिए, अगर देश में एक भाषा या बोली को बोलने वाला एक व्यक्ति भी है, तो संविधान उसको अधिकार देता है कि उसको शिक्षा मिले और शिक्षा उसकी भाषा में मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को पूरे तरीके से अब खोल दिया है। भाषा अब केवल अभिव्यक्ति का विषय नहीं, संस्कृति का विषय भी है। तो आप अपनी मातृभाषा में उसको, ज्ञान को लें। इसीलिए नेशनल बुक ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी है कि हर वो भाषा जो इस देश में बोली जाती है, चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेज हो। हमारे एडिटर थे, उन्होंने काफ़ी काम किया है, पंकज चतुर्वेदी जी, आप जानते होंगे। जी, जी। उन्होंने इस विषय पे काफ़ी काम किया है। मैं उनको क्रेडिट दूँगा कि उनके समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशंस जो ट्राइबल लैंग्वेजेज़ हैं, जो अनसंग, जो उनके बारे में नहीं जानते लोग, उन सब क्षेत्रों की, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन बेल्ट में उन्होंने उन किताबों को लाने का बहुत बड़ा एक बड़ा काम, योगदान दिया है। इसी तरीके से बाकी भाषाओं में हमने डोगरी, कश्मीरी में भी किताबें डेवलप की हैं। तो प्रयास ये है कि देश की हर भाषा में हमारे पास साहित्य होना चाहिए, और वो साहित्य जब ओरिजिनल बनने के बाद जाता है, तो अच्छा साहित्य एक भाषा से दूसरी भाषा में जाए, ताकि आदान-प्रदान की संस्कृति हो। दोनों भाषाओं के ट्रांसलेटर्स को प्लेटफ़ॉर्म मिले, कंटेंट मिले, और इस नॉलेज के फैब्रिक से देश को जोड़ने का मौका मिले। और शायद यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत भी है कि हमारा एक भाषा का उचित सांस्कृतिक साहित्य दूसरी भाषा में लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। आज मैं मराठी पढ़ना चाहता हूँ, कल मैं वो संस्कृत में पढ़ना चाहता हूँ, या तेलुगु में, या कन्नड़ में। तो इस पूरे इकोसिस्टम को जोड़ने का काम नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है, और उसका लाभ मिला है। हम बढ़े हैं। हमारा आज शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हों। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, प्रदेश होगा, जिला होगा, जहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट की वो किताबों वाली गाड़ी ना पहुँची हो।
और ये प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जहाँ तक ट्रांसलेटर्स की बात है, वो लोग भी अगर नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ लगता है कि प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, इसी मेल आईडी पर अपना बायोडाटा, अपना पुराना काम, अपना अनुभव डाल के भेज दें। हम अपने आप को अपनी जो पूल ऑफ रिजर्व हमारा होता है उसमें डालेंगे और हम आपके साथ आपका काम देखने के बाद एक अनुबंध करेंगे और जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको मानदेय मिलेगा। मलिक साहब, एक सवाल और मेरा बचता है, उसके बाद मैं सीधे विश्व पुस्तक मेले को लेकर आपका जो संदेश है मैं चाहूँगा कि उस पर हम लोग बात समाप्त करेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि आप लगातार जिस समय आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, यह समय सबसे कठिन समय इसलिए है पुस्तक संस्कृति को लेकर कि तकनीक ने एक बड़ा दबाव बनाया है। हर हाथ में मोबाइल है, हर अब एआई भी आ चुका है। हमें ऐसा लगता है, बार बार जिन मंचों पर मैं जाता रहा हूँ, जिन लेखकों से संवाद करता रहा हूँ, सबको ये एक चिंता है कि जिस बदलाव के दौर में वो आ रहे हैं, तकनीक जो है कहीं न कहीं किताबों की बिक्री को, किताबों के उसको प्रभावित कर रही है। आपका अनुभव क्या है? क्या तकनीक की इन चुनौतियों से बचकर पुस्तकें अपने विराट स्वरूप में रहेंगी, या पुस्तकों का भी स्वरूप, छपे हुए शब्दों का स्वरूप बदल जाएगा और हम केवल डिजिटल संसाधन की ओर बढ़ते चले जाएंगे और डिजिटली उन्मुख हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, एक चीज़ तो आप मान के चलिए, एक कहावत है, यू कैन नॉट रजिस्ट चेंज। आप बदलाव को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, तो आप उसके साथ ढलिए, उसको समझने की कोशिश करिए। या तो आप चेंज को रेगुलेट करिए या चेंज आपको रेगुलेट करेगा। एआई की जो दुनिया है वो चेंज है, हमें इसको समझना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया? ह्यूमन इंटेलिजेंस ने। तो ये तो बात तय है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज प्रिवेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही हमेशा सुप्रीम रहेगी। लेकिन इस बदलाव के दौर में ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, अभी तक कोई वैश्विक सहमति नहीं बनी है कि कॉपीराइट वायलेशंस को लेके कुछ दिन पहले एक लीगल केस भी हाई कोर्ट में सुनने को आया। पूरी दुनिया में, अमेरिका में इसमें विरोध हो रहा है। अभी कोई फ्रेमवर्क ऐसा तैयार नहीं हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एनक्रोचमेंट की बात हो रही है कि वो आपके कंटेंट के कॉपीराइट पे, आपकी प्राइवेसी पे, आपकी नॉलेज पे एनक्रोच कर रही है, उसका क्या दायरा हो, क्या उसकी लिमिटेशंस हो, उस पर अभी कोई सहमति नहीं है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लर्निंग को, पब्लिशिंग को, रीडिंग को एक नया डायमेंशन ज़रूर दिया है। अब आप उसको कैसे देखें? अब आप ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं तो आप गूगल पे डाल के भी ट्रांसलेशन दे सकते हैं, लेकिन आप क्या 100% श्योर हैं कि उसमें वो भाव मिलेगा जो भाव आपने अपनी पुस्तक में लिखा है? शायद कहीं न कहीं कोई न कोई पक्ष पे आप, लेकिन आपका काम उससे चल सकता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा और दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेकर ही चलना होगा। 100% आप मशीन लर्निंग पे चले जाएँ, ये संभव नहीं है। 100% आप ह्यूमन एलिमेंट पे ही रिलाय करें आने वाले समय में, इतने सारे ट्रांसलेशन टूल्स आ गए हैं, वो भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है एक चीज़ और देखिए, जैसे फ़िनलैंड, स्वीडन, जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लगभग उन्होंने डिजिटल लर्निंग और ई-बुक्स को बैन ही कर दिया है। अभी कुछ 300 मिलियन के आसपास का पूरे एरिया में उन्होंने बजट अनाउंस किया है वापस फिज़िकल बुक्स पे आने के लिए। तो कहीं न कहीं हमारी जो अटेंशन स्पैन है, जो कुछ मिनटों की हुआ करती थी, कुछ सेकंडों की रह गई है। कहीं न कहीं जो डिजिटल इन्वेजन हुआ है सोशल मीडिया से हमारी रीडिंग हैबिट्स पे, उसका भी फ़र्क देखने को मिलता है। बट फाइनली ज़िम्मेदारी तो हम ही हैं। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास भगवान ने दिया है वो सुप्रीम सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रेन करना है, हमें एजुकेशन सिस्टम में उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे छोटा-सा कॉन्सेप्ट है बैगलेस डे। सरकार ने एक नीति बनाई कि 10 दिन आप बिना बैग आएँगे। तो आप क्या करेंगे उन 10 दिनों में? आप उस दिन पुस्तक मेले में आइए। उस दिन आप कोई ऐतिहासिक जगह पे जाइए। आप लाल किले पे जाइए, राष्ट्रीय पर्व का आनंद लीजिए। आप आस-पास की, आप अगर बिहार में रहते हैं तो आप नालंदा देख के आइए। कोशिश इतनी है कि जब आप किसी रियल टाइम एस्पेक्ट से जुड़ेंगे तो रियल टाइम मोटिवेशन डेवलप होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। वो हमेशा आपको इन चीज़ों को बैलेंस करने में मदद देगी। हमने भी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, उस चीज़ को अपने साथ इंटीग्रेट किया है, उसको रिजेक्ट नहीं किया है। जैसे कि राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, ये हमारा एक सबसे बड़ा ई-बुक्स का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आपको आज 1000 किताबें 22 से ज़्यादा भाषाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं।
आप वहाँ जाइए, अपनी भाषा में किताब डाउनलोड करिए, अपना एज ग्रुप डालिए, अपनी लैंग्वेज डालिए, अपनी मदर फादर स्टूडेंट कैटेगरी डालिए। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको फ्री 1000 किताबें एक क्लिक के साथ दे रहा है। तो वो ई बुक्स हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। प्रयास इतना है कि किताब चाहे ऑडियो बुक हो या ई बुक हो या फिजिकल बुक हो, किताबें हर हाथ में पहुँचानी है। अब आखिरी सवाल हम लोगों ने प्रकाशक के लिए आप जो कर रहे हैं आपने बताया, लेखकों के लिए जो कर रहे हैं आपने बताया, अनुवादकों के लिए बताया। वो जो पाठक हमारा है वह विश्व पुस्तक मेला आज के समय में पाठकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये विशेष बात। पहली बात तो पुस्तक मेला 9 दिन का एक उत्सव है, किताबों का उत्सव महाकुंभ, जिसमें आपको थीम पवेलियन मिलेगा जिसकी थीम है रिपब्लिक एट 75, यानी कि संविधान के 75 वर्ष हम कैसे मनाएं, उसको लेकर एक बहुत खूबसूरत शानदार प्रदर्शनी हमने लगाई है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप आएंगे तो उसमें कुछ पक्ष ऐसे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वो आपको बड़ा आनंद देंगे। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल पवेलियन सेटअप किया गया है जहाँ रूस को यानी रशिया को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फोकस कंट्री रखा गया है। उनकी थीम है रूस से आई किताबें, तो रूस से आई किताबें भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा 50 से ज़्यादा देशों की सहभागिता वहाँ मिलेगी। भारतीय भाषाओं के 2 पवेलियन इस बार रखे गए हैं, पिछली बार 1 था, इस बार 2 पवेलियन भारतीय भाषाओं को समर्पित हैं। इंटरनेशनल कॉर्नर है जहाँ विदेशी चर्चाएँ होंगी, ऑथर कॉर्नर है जहाँ अंग्रेजी भाषा के विषय की चर्चाएँ होंगी, लेखक मंच है जहाँ भारतीय भाषाओं का विचार और विस्तार और आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन पवेलियन एक अलग से इस बार हमने नया सेटअप किया है जिसमें चिल्ड्रन कैंप्स हैं, चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स हैं जिसमें बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। उनको हम किट भी देंगे, अवार्ड्स भी देंगे, और बच्चों को इस बार हम कैश अवार्ड या कोई गिफ्ट नहीं देंगे, हम उनको कुछ बुक कूपन्स देंगे जिन कूपन्स को लेके वो अपनी पसंद की किताब पुस्तक मेले से चुन सकते हैं। इन सब के अलावा ये तो बात हुई साहित्य की, अब कला और संस्कृति की। 9 के 9 दिन एमपी थिएटर में लगभग 10 से ज़्यादा अलग परफॉर्मेंसेस रूस की तरफ से आई हैं, रशिया की ओर से, जो कल्चर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। फोक डांस, फोक म्यूजिक आर्टिस्ट, फोकस स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ये सब परफॉर्मेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगी, और मॉडर्न आर्टिस्ट भी वहाँ हर रोज प्ले करेंगे। तो 9 दिन आप साहित्य, कला, संस्कृति के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए आइए। किताबों को अपना दोस्त बनाइए, किताबों की दुनिया में एक दिन गुजारिए, और 5 तारीख को जो लोग स्पेशली वोट डालकर आएंगे वो हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। उनके लिए हमने कुछ सरप्राइजेज रखे हैं कि पावर ऑफ इंक, यदि आपके हाथ पर इंक है तो आप केवल खुद को ही एम्पावर नहीं कर रहे हैं, इस रिपब्लिक को भी एम्पावर कर रहे हैं। इसके लिए आपके लिए एक विशेष हमने प्रावधान रखा है। आप वोट ज़रूर डालिएगा और शाम को आकर पुस्तक मेले का आनंद भी ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विश्व पुस्तक मेले, पुस्तकों की यह यात्रा चलती रहे, आपके जीवन में शब्द बने रहें, पुस्तकें बनी रहें, आप पढ़ते रहें और इसी तरह से हम लोगों की बातचीत सुनते रहें। मलिक साहब को मैं इस बात के लिए फिर से शुभकामना और बधाई दूंगा कि इनकी अगुवाई में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जिस तरह से अपने को लोगों से जोड़ा है, पाठकों से जोड़ा है, यह क्रम आगे और बढ़ता रहे। अभी तक ज़िले में पहुँचे, मैं चाहूँगा कि हर तहसील में पहुँचें, हर शहर में, हर स्कूल तक पहुँचने की बात है, तो हर घर तक पहुँचे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की किताब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने साहित्य के इस प्रकल्प को, इस अभियान को अपने प्लेटफॉर्म से जिंदा रखा है। मैंने आपको बताया, इतना सुंदर मंच देखकर मैं तो अभिभूत हूँ, और हर वो मंच जिसने इस देश की साहित्यिक संस्कृति, पुस्तक संस्कृति को आगे ले जाने का काम किया है, उन सबको मैं निमंत्रण देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं आपके पाठकों को, आपके व्यूअर्स को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।